नमस्कार फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग की स्टडी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में बिहार से रिलेटेड जितने भी उसके क्वेश्चन हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है, जो कि बीपीएससी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय, इस पे हो सकता है कि क्वेश्चन आए। संक्षिप्त नोट लिखने के लिए यह एस्टेरिया का सीरीज है, ठीक है, जो 17वीं बीपीएससी फाउंडेशन बैच का है। मार्केट में भी अवेलेबल, आप लोग चाहें तो जाके परचेज कर सकते हैं। बिहार के जितने भी एंगल हैं, हिस्टोरिकल, पॉलिटिकल या फिर उसकी ज्योग्राफिकल, उन सभी को डिस्कशन किया जाएगा क्वेश्चन वाइज, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में हम लोग को जानना है कि नालंदा भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में से एक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 5वीं शताब्दी की शुरुआत में बिहार में गुप्त वंश के कुमार गुप्त ने किया था, ठीक है। तो गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त, जो कि 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। तो देखिए, हमें अगर नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखना है तो इसका सबसे पहले तो इसकी स्थापना कैसे, इसका ऐतिहासिक क्रम को लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय में किन चीजों की पढ़ाई होती थी, किस प्रकार से यह धीरे धीरे विनाश की कगार पे चला गया, और नालंदा विश्वविद्यालय का विश्व स्तर पर वैश्विक पटल पे क्या योगदान रहा है, या बिहार में या फिर भारतीय संस्कृति में नालंदा विश्वविद्यालय की कितने इम्पोर्टेंस थे, ठीक है। तो इन सभी को हम लोग क्रम वाइज करके डिस्कशन करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो इनकी स्थापना, मतलब नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना बिहार में गुप्त वंश के शासक थे कुमार गुप्त, उन्होंने किया था। और यह 12वीं शताब्दी तक लगभग 800 वर्षों तक फला फूला। तो 5वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हो गई और 800 वर्षों तक लगभग यह अपने चरमोत्कर्ष पे थी। इसके बहुत विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय तब तक बन चुका था। हर्षवर्धन और पाल राजशाही के दौर में यह बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुआ था। यहाँ पर शिक्षा, संस्कृति और बौद्धिक आदान प्रदान किया जाता था, ठीक है। यहाँ पे शिक्षा दी जाती थी, इसके अलावा अपनी सभ्यता संस्कृति के बारे में बताई जाती थी, नैतिकता का पठन पाठन होता था, और बौद्धिक विकास, कहने का अर्थ यह है कि उनकी मोरलिटी अभी भी हम लोग देखते होंगे समाज में क्या होती है ना, कि बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, लेकिन उनकी जो मोरल वैल्यू है बहुत ही लो लेवल की होती है, उनकी सोच बहुत ही निम्न स्तरीय होती है। तो एजुकेशन का यह एक हिस्सा होना चाहिए कि बच्चों की बौद्धिक विकास या फिर उनके सोचने की क्षमता, गलत और सही में अंतर करने की क्षमता की सोच के विकास किया जाए। तो इन सभी का केंद्र बन के उभरा था नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका भारतीय सभ्यता और उससे आगे के विकास पर भी गहरा प्रभाव पड़ा था, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय में उन्नत किस्म की टेक्नोलॉजी विकसित की जाती थी, चाहे मेडिकल फील्ड हो या फिर अदर फील्ड हो, ठीक है। तो सभी फील्डों में इसके बहुत ही ज्यादा चर्चे थे, और इसी में उन्नत मेडिकल का ही दिन रहा कि यह फाइनली जाके इसको विनाश कर दिया गया, क्योंकि बाहरी जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे कहीं ना कहीं उनको इसकी विरासत और यहाँ की उन्नत टेक्नोलॉजी उन्हें पसंद नहीं आई थी, ठीक है। वो नहीं चाहते थे कि हमसे आगे निकले नालंदा विश्वविद्यालय या भारतीय संस्कृति और सभ्यता, इसलिए इन्होंने विध्वंस भी किया था। नालंदा में भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में राजगीर की प्राचीन विश्वविद्यालय खंडहर के पास नए नालंदा विश्वविद्यालय परिषद का उद्घाटन किए हैं। तो देखिए, अभी करेंट से भी जुड़ा है, तो इससे क्वेश्चन हो सकता है क्या है, क्योंकि अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है हमारे पीएम द्वारा। राजगीर के प्राचीन विश्वविद्यालय खंडहर के पास में, ठीक है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल भी है। नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया था, और 2016 में जाकर के फाइनली
यूनेस्को में शामिल कर लिया गया नालंदा विश्वविद्यालय को, ठीक है। अस्थायी रूप से नहीं, अस्थायी रूप से ही, परंतु इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में 2016 में शामिल कर लिया गया, ठीक है। और इसकी स्थापना हुई थी 427 ईस्वी में कुमार गुप्त ने की थी। और 427 ईस्वी को हम लोग 5वीं शताब्दी बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक आगे का करके बोला जाता है, तो कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे कि अभी 2025 चल रहा है, लेकिन शताब्दी कौन सी है, तो 21वीं शताब्दी हम लोग की चल रही है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित करने का विचार सबसे पहले भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 2006 में रखा था। भारत सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर के नालंदा विश्वविद्यालय के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक विकास बौद्ध धर्म के एक धर्म के रूप में विकसित होने और राजशाही और शैक्षिक परंपराओं के उत्कर्ष का प्रमाण है, और इसे निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले विचार आया था एपीजे अब्दुल कलाम की, 2006 में इन्होंने प्रस्ताव रखा था, और इसका पुनर्निर्माण करने के लिए नालंदा का विश्वविद्यालय का ऐतिहासिक विकास बौद्ध धर्म के एक धर्म के रूप में विकसित किया जाएगा, और फिर राजशाही और शैक्षिक परंपराओं के उत्कृष्ट यहाँ से प्रमाण देखने को मिला है। पॉइंट वाइज बात करें तो जिन विषयों को यहाँ पढ़ाया जाता था उनमें थे चिकित्सा, आयुर्वेद, बौद्ध धर्म, गणित, व्याकरण, खगोल विज्ञान, भारतीय दर्शन इत्यादि यहाँ पे शामिल किए गए थे। अर्थात कि सारे विषयों की यहाँ पे पढ़ाई शिक्षा होती थी, और यहाँ तक कि उस पे रिसर्च भी किए जाते थे। सेकेंड पॉइंट है कि यहाँ पे आर्यभट्ट भारतीय गणित के अग्रणी और शून्य के आविष्कारक नालंदा के सम्मानित शिक्षकों में से एक थे। तो जो हम लोग सभी लोग जानते हैं आर्यभट्ट जी को शून्य के आविष्कारक के रूप में, और इसकी खोज आर्यभट्ट ने ही किया थे, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के एक बहुत ही सम्मानित शिक्षक थे। तो यहाँ पे आविष्कार रिसर्च के भी खोज की जाती थी, इसके अलावा शिक्षा का भी कार्य होता था। नेक्स्ट पॉइंट है कि विश्वविद्यालय के जो पुस्तकालय था, जिसे धर्म गुंजा या सत्य के पर्वत के रूप में जाना जाता है, उसका पुस्तकालय इतना विशाल था कि उसे धर्म गुंजा, यह कीवर्ड है, धर्म गुंजा या सत्य के पर्वत के रूप में उसको जाना जाता है। इसमें 9 मिलियन हस्तलिखित ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियां थी। सोचिए 9 मिलियन यहाँ पे 90 करोड़ होता है ना, 9 मिलियन 10 पे 6 होता है, 9 गुणे 10 की पावर 6 मिलियन में तो कितना हो जाएगा, बाय मिस्टेक 90 करोड़ नहीं 90 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो 9 मिलियन अर्थात कहने का अर्थ यह है कि 90 लाख पांडुलिपियां ऐसी थीं जो हाथ से लिखी गई थी, ठीक है। तो 9 गुणे 10 की पावर, मिलियन में 10 की पावर 6 होती है, और बिलियन में होता है 10 की पावर 9। तो 10 की पावर 6 9 से करेंगे तो 90 लाख होगा, तो 90 लाख होते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ पे धर्म गुंजा या सत्य का पर्वत के रूप में जाना जाता है। इतनी कलेक्शन है ताड़ के पत्ते के पांडुलिपियों को, और इसे बौद्ध ज्ञान का सबसे समृद्ध भंडार बनाती है। अगर ये अभी तक रहते तो हमारी भारतीय संस्कृति डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा आगे होती। नालंदा की बौद्धिक विरासत में नागार्जुन जैसे विद्वानों का योगदान शामिल है, जिन्हें महायान बौद्ध धर्म के माध्यमिक स्कूल में उनके आधारभूत कार्य और उनके शिष्य आर्यदेव के लिए जाना जाता है। तो नालंदा का जो बौद्धिक विरासत था, जो इतनी उसकी उच्च क्वालिटी की शिक्षा व्यवस्था थी या लाइब्रेरी थी, तो उसमें बौद्ध धर्म के विद्वान थे जिनका नाम था नागार्जुन। इनका बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री फेनसांग, 7वीं शताब्दी के चीनी यात्री थे जिनका नाम था फेनसांग और इत्सिंग। तो फेनसांग और इत्सिंग जब भारत में बिहार में आए थे नालंदा विश्वविद्यालय देखने, तो प्राचीन नालंदा का सबसे विस्तृत विवरण इन्होंने लिखा था कि किस प्रकार से नालंदा विश्वविद्यालय का शिक्षा क्वालिटी है, इनकी गुणवत्ता है, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिप्शन फेनसांग और इत्सिंग के चीनी यात्री थे पुस्तकों में देखने को मिलती है।
नेक्स्ट पॉइंट है कि नालंदा के संरक्षक और जो प्रोफेसर थे उनके द्वारा जिस तरह की शिक्षा की कल्पना की गई और समझी गई, उसका मतलब था कि उनका सर्वांगीण विकास करना था। जो अभी भी हमारी नई शिक्षा नीति 2020 की आई है, उसमें भी बच्चे की समग्र विकास या सर्वांगीण विकास की बात की जाती है, क्योंकि सिर्फ पुस्तकें पढ़ने से बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं होता है। ठीक है, सर्वांगीण विकास का मतलब कि बच्चे का, स्टूडेंट का, जो छोटा बच्चा है, छात्र है, उसका शारीरिक विकास भी हो, उसका बौद्धिक विकास भी हो, अर्थात नैतिकता का विकास हो, इसके साथ साथ उसके ज्ञान में भी वृद्धि हो और आध्यात्मिक विकास भी हो और सौंदर्य बोध भी हो उसको। तो उसके हर तरह से विकास करना ही उद्देश्य होना चाहिए शिक्षा का, ना कि सिर्फ और सिर्फ व्यवसायिक या फिर सिर्फ पुस्तकें, जो कि आजकल के माध्यमिक स्कूलों के का जो एम होता है, लक्ष्य होता है डिग्रियां हासिल करना एंड डिग्रियां हासिल करके नौकरी पाना या व्यवसाय करना। तो बच्चे का शिक्षा का मतलब होता है उसकी सर्वांगीण विकास हो। ठीक है, तो इस प्रकार के दिव्य दृष्टि वाले लोग थे उस टाइम और उन लोगों ने बहुत ही सुनहरा सपना देखा था और इस मुकाम तक नालंदा विश्वविद्यालय को ले जाकर स्थापित भी इन लोगों ने किया था, परंतु दुखद कि इसको विध्वंस कर दिया गया। 1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य अधिकारी बख्तियार खिलजी, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय को आया और यहाँ पे इसको नष्ट कर दिया, जिसमें ईरान ने बौद्ध पांडुलिपियों को जला दिया। सोचिए कितनी कृष्ट मानसिकता रही होगी कि इन्होंने ईरान के बौद्ध पांडुलिपियों को जला दिया। 90 लाख जो हाथ से लोग इतनी मेहनत करके लोग पांडुलिपियां लिखे थे, जिनमें कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां थे, उनको इन्होंने जला दिया था। 1193 में बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। ठीक है, 1193-94 के आसपास। और बख्तियार खिलजी के ऐसा कहा जाता है कि उसका नष्ट करने का उद्देश्य यह था कि कुछ लोगों का मानना है कि चूंकि चिकित्सीय सहायता इसको मिला था, जो कि यहाँ के नालंदा विश्वविद्यालय के जो चिकित्सक थे उन्होंने आयुर्वेदिक तरीके से इसका उपचार किया और यह ठीक हो गया, जिससे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि यहाँ पे बौद्ध परंपरा या बौद्ध धर्म और नालंदा विश्वविद्यालय इस्लाम से ज़्यादा उत्कृष्ट है और यहाँ की उन्नत टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो सकी है। तो ऐसा मानना है कि इस वजह से भी इसने बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस कर दिया। परंतु साक्ष्य रूप से देखा जाए तो उसने उसको ऐतिहासिक दृष्टि से बख्तियार खिलजी को मूलतः इसको नष्ट करने का ये भी था कि वह इस्लाम धर्म को सपोर्ट करता था और इस्लाम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म को इतना आगे बढ़ा हुआ नहीं देख सकता था, इतनी उन्नत यहाँ की विकास वो नहीं देख सकता था। इसलिए भी नालंदा विश्वविद्यालय को उसने 1193-94 ईस्वी में ध्वस्त कर दिया। विश्वविद्यालय को 1812 में स्कॉटिश सीनियर द्वारा फिर से खोजा गया और 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा आधिकारिक तौर पर इसको पहचाना गया था। तो 1812 में और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसका खोज किया था और पता लगाया था कि यहाँ पे एक विश्वविद्यालय था जिसको ध्वस्त किया गया था। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण शिक्षा के अस्थायी मूल्य और बौद्धिक विरासत के संरक्षण का प्रमाण देखने को मिलता है। यह समकालीन दुनिया की जरूरतों और चुनौतियों को अपनाते हुए प्राचीन नालंदा की भावना को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिससे यह शिक्षा और वैश्विक सहयोग के लिए भारत की प्रतिबद्धता का भी एक तरह से यह प्रतीक है और इस बात का भी प्रतीक है कि प्राचीन जो इतिहास रहा है भारत का कितना ही समृद्ध और गौरवशाली रहा है। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को करते हूँ समाप्त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।